गांव छोटा था और राजकुमार को सभी जानते थे। गांव के लोग घड़े और बर्तन इसी से लिया करते थे। इसका कुंभा मुख्तसर था। राज के दो ही बच्चे थे, एक बेटा और दूसरी बेटी। बेटी का नाम जन्नत था। वो चेहरे से गुलाब जैसी थी। माँ और बाप के साए तले गुर्बत में भी चैन की जिंदगी बसर कर रही थी। जब वो बड़ी हुई तो राज ने इसका ब्याह अपने भतीजे से कर दिया। ये लोग गधा गाड़ी चलाकर मजदूरी करते थे। इनके घर में 3 गधे थे। दिन भर मजदूरी करके जब वो अपनी गधा गाड़ियों पर घर लौटते तो गधों को सहन में बांध देते। सहन में इनकी गंदगी से ताफुन हो जाता तो जन्नत की नींद हराम हो जाती। वो ऐसे माहौल की याद ही ना थी। इनके मायके का सहन तो साफ सुथरा रहता था। वो खुद सफाई पसंद थी। अभी से इस ताफुन ज़्यादा सहन को रोज साफ करना पड़ता। झाड़ू लगाती तो मुंह और नाक को कपड़े से लपेट लेती, तब भी इसका दम घुटता। इसे ससुराल के घर में सहन में झाड़ू का काम सख्त नापसंद था, मगर हर हाल में ये काम करना पड़ता क्योंकि सास ने इसी की ये ड्यूटी लगा दी थी। जन्नत को इस घर से घिन आने लगी। वो माँ के पास आकर बहुत रोई कि मुझे वहां नहीं रहना। मुझे तो वरील के वजूद से भी गधों जैसी बू आती है। वो सारा दिन गाड़ी बानी करता है और घर आकर बगैर नहाए सो जाता है। माँ समझाती कि जब शादी हो जाए तो लड़की को हर हाल में गुजारा करना पड़ता है, मगर इस लड़की को समझ ना आती। इसकी चच्ची भी सख्त औरत थी। वो रोजाना गंदगी इसी से उठवाती। गर्ज वो ससुराल के माहौल से समझौता ना कर सकी। शोहर से इसकी लड़ाई होने लगी। तभी जन्नत की जिंदगी दोज़ख बनकर रह गई और वो ससुराल से बरहम रहने लगी। जन्नत शोहर को मजबूर करने लगी कि तुम माँ बाप से अलग हो जाओ और गधा गाड़ी चलाना छोड़कर कोई दूसरा काम कर लो। वो कहता, और कौन सा काम करूं? मुझे कोई और काम आता नहीं। हम शुरू से गाड़ी बानी करते आए हैं और गाड़ी बानी रहेंगे। जन्नत कहती, तुम मेरे बाप से चाक चलाना सीख लो। चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने में बड़ा लुत्फ आता है। ये काम करके तो देखो। वो कहता, ये काम बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। मैं सिर्फ गाड़ी बानी ही करूंगा। फरील इसके ख्याल से मुत्तफिक ना हुआ तो जन्नत मायूस हो गई। इसके ख्वाबों में तो शहर और वहां के साफ सुथरे नफीस लोग बसे हुए थे। वो कई बार बड़े घरों में बर्तन पहुंचाने बाप के हमरा गई तो इन लोगों का रहन सहन और रख रखाव देखकर हैरान रह गई। इनके चेहरे, लिबास, घर, आंगन, बर्तन, हर शय साफ सुथरी, उजली उजली होती, जो इसकी आंखों में राहत भरा एहसास घोल देती। जन्नत का जी चाहता कि वो भी ऐसी ही जिंदगी बसर करे जैसी ये लोग गुजारते हैं, मगर किस्मत, शोहर के आंगन में जानवरों की गंदगी ने इस नाजुक तबाह मिजाज में जहर घोल दिया। इंसान अपनी दवा के खिलाफ माहौल कब तक बर्दाश्त कर सकता है। जन्नत बिलाखिर बीमार होकर चारपाई पर गिर गई। तब इसका बाप इसे शहर के डॉक्टर के पास ले गया। सो इत्तफाक उस दिन डॉक्टर नहीं था। कंपाउंडर ने इसे इंतजार वाले कमरे में बिठा दिया। कंपाउंडर का नाम आमिर था और वो निहायत होशियार और चालाक किस्म का नौजवान था। वो जन्नत की बातों से जान गया कि ये लड़की अपने माहौल से शाकी है और फरार चाहती है। इसने इससे हमदर्दी जतलाई और इसकी तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो गया। वो 2-4 बारी डॉक्टर के पास आई थी और इन मुख्तसर मुलाकातों में आमिर ने इसे अपनी तरफ माइल कर लिया था। वो बर्तन खरीदने के बहाने इसके बाप के पास गाँव आने लगा, जहां जन्नत से मुलाकात हो जाती, क्योंकि बीमारी की वजह से वो मैके में ही रहती थी। ये मुलाकातें रंग लाई और एक दिन जन्नत आमिर के साथ घर से भाग गई। आमिर ने चंद दिन इसे अपने एक दोस्त के क्वार्टर में छुपाए रखा। जब आस पास वाले इस बारे में सवालात करने लगे तो इसने आफियत इसी में जानी कि इसे कहीं गायब कर दे। आमिर ने परेशानी के आलम में अपने एक दोस्त सलमान से मुश्किल बयान की और कहा, ये लड़की खुद मेरे पास आ गई थी और घर वापस जाने को तैयार नहीं थी। चंद दिन को पनाह दे दी कि समझा बुझाकर वापस भेज दूंगा, मगर ये समझाने से नहीं समझती। वकार अपने क्वार्टर की चाबी मुझे दे गया था। अब वो बीवी बच्चों के साथ आने वाला है। इसकी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, तुम कुछ मदद करो। सलमान ने पूछा कि तुमको मुझसे कैसी मदद चाहिए? आमिर बोला, यार इससे पनाह मांगी है, मेरी शिकायत हो गई तो नौकरी जाएगी। ये बेसहारा औरत है, तुम इसको सहारा दे दो।
سلمان نے کہا بہتر ہے کہ اسے اس کے وارثوں کے حوالے کر دو یا پھر اطلاع دے دو، وہ آ کر لے جائیں گے۔ عامر بولا یہ ناممکن ہے، وہ لوگ اب اسے ہلاک ہی کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے، یہ مصیبت زدہ ہے۔ سلمان نے کہا تو پھر تم اس سے شادی کر لو، یہ ثواب کا کام ہے۔ عامر بولا میری تنخواہ اتنی نہیں کہ 2 کنبے پال سکوں، کسی نے ڈاکٹر سے شکایت کر دی تو اجڑ جاؤں گا۔ پھر بولا سلمان یار تم خوشحال ہو، اگر مجھے 30,000 روپے ادھار دے دو تو میں یہ روپے اس کے والدین کو دے کر معاملہ ختم کرا لوں گا، اس کے بعد سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ سلمان جنت کو ایک نظر دیکھنے کے شوق میں عامر کے ساتھ کوارٹر چلایا۔ جنت نے گلابی رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ 30,000 کے بدلے یہ سودا برا نہیں ہے، سلمان نے سوچا۔ اس نے 30,000 روپے عامر کو دے دی اور جنت کو لے آیا۔ جانے عامر نے جنت سے کیا کہا کہ وہ خاموشی سے سلمان کے ہمراہ چلی آئی۔ سلمان نے عامر سے کہا مجھے اس عورت سے نکاح کرنے کو طلاق نامہ چاہیے، ورنہ کل کل مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ عامر بولا میں تمہیں مہیا کر دوں گا۔ کچھ دن بعد عامر نے اسے طلاق نامہ لا کر دے دیا۔ سلمان بولا یہ طلاق نامہ اصلی نہیں ہوا تو ٹھیک نہ رہے گا، تم بھی گناہ گار اور میں بھی۔ عامر کہنے لگا یہ اصلی ہے یا نکلی؟ لیکن اب اسے اصلی جانو، میں نے رقم دے کر بنوایا ہے اور اس میں اپنی منقوہہ ظاہر کرتے ہوئے میں اسے طلاق بھی دے رہا ہوں، اگرچہ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا کیونکہ نکاح کرنے سے مجبور ہوں۔ سلمان جان گیا کہ طلاق نامہ اصلی نہیں ہے، لیکن رشوت سے کون سا کام نہیں ہوتا۔ بہرحال اس نے جنت کو بتا دیا کہ عامر نے تمہیں میرے سپرد کر دیا ہے اور یہ طلاق نامہ بھی دے گیا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی، بولی تم مجھ سے کیسے نکاح کر سکتے ہو جبکہ میرا نکاح عامر سے ہوا ہی نہیں، ابھی تک میں ولیل کے نکاح میں ہوں۔ سلمان نے سنجیدگی سے کہا شکریہ، تم نے مجھ کو صحیح بات بتا دی، میں جو بھی کام کروں گا قانون کے مطابق کروں گا، لیکن پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اگر تم گھر لوٹ جانا چاہتی ہو تو میں تمہیں تمہارے ورثہ تک پہنچا دیتا ہوں، اگر تم عامر کے ساتھ محبت کے چکر میں نکلی تھی تو ظاہر ہے کہ میں تمہاری محبت نہیں بن سکتا، ایسے میں تمہارا اپنے والدین کے پاس لوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ جنت بولی اگرچہ مجھے عامر کی اس حرکت پر دکھ ہوا ہے مگر میں واپس لوٹ کر نہیں جا سکتی، وہ لوگ خواہ دیور ہو یا بھائی مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے، اب میری زندگی تمہارے طرز کی مرہون منت ہے، تمہیں مجھے ہمیشہ کے لیے پناہ دے دو۔ سلمان نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح پر تیار ہو تو پھر کل میں وکیل سے بات کرتا ہوں، وہی اس کا کوئی قانونی حل نکالے گا، اگرچہ میں کچھ زیادہ امیر نہیں ہوں پھر بھی تمہارا خرچ بخوبی برداشت کر سکتا ہوں۔ میری بیوی کی وفات کو 3 برس گزر چکے ہیں، اگر تم میرے ساتھ وفادار رہو گی تو میں تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ جنت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ سلمان سے شادی کر لے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ عمر بھر اس کی وفادار رہے گی۔ اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے سلمان نے فیصلہ کیا کہ وہ وکیل کے ذریعے جنت کی طرف سے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرے۔ کیس دائر ہو گیا، کچھ عرصے پیشیاں چلتی رہیں، وارثوں کی طرف سے کوئی نہ آیا، شاید غربت کی وجہ سے وہ کسی کی پیروی نہ کر سکے۔ جنت کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اس طرح سلمان نے جنت سے شادی کر لی اور اپنا گھر بسا لیا۔ سلمان جنت سے شادی کر کے بہت خوش تھا، اس کا گھر بس گیا۔ یہ ایک سگھڑ عورت تھی جس نے گھر کو جنت بنا دیا۔ دونوں ہی 6 برس تک خوشگوار ازواجی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس دوران ان کے 2 بچے ہو گئے۔ سلمان سوچتا کہ گھر بیٹھے خدا نے اسے ایک اچھی بیوی عطا کر دی، اس میں کوئی بری عادت نہ تھی، اس نے کبھی بھی جنت سے شادی پر پچھتاوا محسوس نہ کیا، وہ سکون میں تھا اور جنت بھی مطمئن نظر آتی تھی۔ اس نے نہ کبھی سلمان سے کوئی فرمائش کی اور نہ ہی ایسی کوئی بات کہی جس سے سلمان کا دل پریشان ہوتا۔ ایک روز علاقے کے بڑے زمیندار کی طرف سے سلمان کو بلاوا آ گیا۔ سلمان زمیندار کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم نے جو زمین مجھ سے ٹھیکے پر لی اسے اچھی طرح آباد کیا، میں نے تمہیں معقول معاوضہ دے کر زمین واپس لے لی تھی، اب اگر تم میری دوسری غیر آباد زمین پر آباد کاری کرو تو اس کا بھی میں تمہیں اچھا معاوضہ دوں گا اور کچھ زمین بھی دے دوں گا۔ سلمان نے یہ بات قبول کر لی، لیکن وہ زمین علاقے سے خاصے فاصلے پر تھی، لہٰذا وہاں بیوی بچوں کو ساتھ رکھنا دشوار تھا۔
वहां किसी किस्म की सहूलतें भी ना थी। सलमान ने जन्नत से मशवरा किया। जन्नत बोली, बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर तुम ये ठेका ले लो और आबादकारी कर लो, तो थोड़े अरसे में हम अमीर हो जाएंगे। मैं जहाँ रह रही हूँ इर्द गिर्द सब तुम्हारे जानने वाले और कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। यहाँ मुझे कोई डर नहीं। तुम हफ्ते में एक बार चक्कर लगा जाना। सलमान ने जन्नत के मशवरे पर अमल किया और जमींदार से आबादकारी का ठेका कबूल कर लिया। अब वो ज्यादा वक्त इसी गैर आबाद जमीन पर गुजारता और हफ्ते बाद घर आता। कुछ ऐसे दिन भी आए कि इसे 1 माह वहां रहना पड़ गया। एक बार फसल के मौके पर वो 2 माह तक घर ना लौट सका और अपने रिश्तेदारों को ताकीद कर गया कि अगर मेरी बीवी को कुछ जरूरत पड़े तो मेरे घर का ध्यान रखना। 2 माह बाद जब सलमान घर लौटा तो जन्नत वहां मौजूद ना थी। इर्द गिर्द मालूम किया तो एक हमसाये ने बताया कि 3 रोज कबल वो अपने बच्चों के साथ चली गई है। जाते हुए किसी को कुछ नहीं बताया। हम समझे कि आपके किसी रिश्तेदार के घर जा रही है। सलमान हैरान रह गया कि वो कहाँ गई है। सामान वैसे का वैसा पड़ा था। वो सिर्फ चंद जोड़े अपने और बच्चों के कपड़े साथ ले गई थी। ये बहुत परेशान कुन बात थी। रिश्तेदारों से मालूम किया वो किसी के घर ना गई थी। आखिर वो गई कहाँ? अब भी वो इसी उधेड़ बन में था कि इसे अदालत से सुमन मिलने लगे। जन्नत ने इस तकरार हक का मुकदमा कर दिया था। वो अदालत में पेश हुई। इसने बयान दिया कि वो अपने पहले शोहर वलील की बीवी है और उसका सलमान से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। इस बयान पर सलमान की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब इससे ज्यादा परेशानी क्या हो सकती थी कि जिस औरत के लिए इसने रुपया पैसा लौटा दिया, वही औरत इसके बच्चे भी साथ ले गई थी। जिस औरत को बुरे वक्त में सहारा दिया, अपनी जमा पूंजी इसके बदले आमिर को दी, फिर मुकदमे पर रकम खर्च की और निकाह किया। वो ये कह रही थी कि वो इसकी बीवी ही नहीं, लिहाजा सलमान इसको तंग ना करे क्योंकि वो किसी और की बीवी है और अपने घर में खुश व आबाद है। सलमान ने सोचा, ऐसी औरत को वापस लाकर घर में रखना अब इसके लिए बाइसे शर्म है, जो निकाह ही से इनकारी हो चुकी है। वो इसकी बेटियों को भी लोगों की नजरों में गिरा चुकी है कि वो इनका जायज बाप नहीं है। ऐसे में बच्चियों का क्या मुस्तकबिल हो सकता है। इसने मजीद कानूनी कार्रवाई ना करने का फैसला किया और केस की पैरवी से दस्तबरदार हो गया। वो अब जन्नत को ना रखना चाहता था। इसने इसके एतबार को पारा पारा कर दिया था। वो औरत जिसे इसने इज्जत दी, सहारा दिया, वही इसकी शराफत पर दाग बन गई थी। इसने जो कुछ किया इस औरत की बेहतरी के लिए किया, लेकिन इंसान भी अजब शे है जिसको बदलते देर नहीं लगती। आखिरकार इसने जन्नत को तलाक दे दी। सलमान आमिर के पास गया और इसे तमाम अहवाल बयान किया। आमिर ने कहा कि अगर तुम अपनी बच्चियों को वापस लेना चाहते हो तो रकम देकर सुलह सफाई से ले लो। ये लोग रकम लेकर ना सिर्फ तुमसे दुश्मनी खत्म कर देंगे, बल्कि तुम्हें बच्चियां भी वापस लौटाने पर राजी हो जाएंगे। इसके लिए इनके इलाके के किसी मोतबर आदमी के पास जाना होगा जिसके दबाव में ये लोग हैं। मैं उस मोतबर आदमी का पता मालूम कर लेता हूँ। कुछ दिन बाद आमिर ने आकर वलील के गांव के जमींदार का पता बताया। सलमान अपने जमींदार को लेकर इसके पास गया। वो काफी इज्जत से पेश आया और उसने कहा कि मैं आप लोगों का तस्फिया करवा देता हूँ, फिक्र ना करें, मैं इन गाड़ी वालों के अतवार जानता हूँ, इन्हें समझा लूंगा, आपकी बच्चियां वापस मिल जाएंगी। अब सलमान के लिए मसला ये था कि बच्चियां बहुत कमसन थीं। इन्हें माँ से जुदा करना और फिर इनकी परवरिश, ये काम दूसरा कौन करेगा। बहरहाल इस इलाके के जमींदार ने गाड़ी वालों को बुलाकर बात की और 30,000 के बदले बच्चियों को लौटाने का वादा लिया। आधी रकम उन्होंने मुआहदा लिखते वक्त तलब की और आधी उस वक्त जब वो बच्चियां अपने जमींदार के हवाले करेंगे, जो फिर इन्हें सलमान के सुपुर्द करने का पाबंद था। मुआहदे के मुताबिक बच्चियों को मजीद 4 साल माँ ही के पास रहना था ताकि वो कुछ समझदार हो जाए। सलमान ने सोचा कि इस दौरान किसी नेक घराने की अच्छी औरत से शादी कर लेगा, तब बच्चियां सौतेली माँ की देखभाल में आ जाएंगी। मगर मुआहदे को 6 माह भी ना गुजरे थे कि गाड़ी वालों के इलाके के जमींदार ने इतला दी कि सलमान की बच्चियां इनके हवाले कर दी गई हैं, आकर ले जाए। सलमान अपने जमींदार के हमरा वहां गया तो बच्चियां इससे मिल गई, क्योंकि इनकी माँ जन्नत को इसके वर्सा में से एक उसके बड़े भाई ने कत्ल कर दिया था। वही भाई जो दुबई में कमाई के लिए गया हुआ था। चंद साल की मेहनत मजदूरी के बाद जब वो वतन लौटा तो एक रोज अचानक इसकी सोई हुई गैरत जाग उठी।
इन दिनों जन्नत मायके आई हुई थी। नंद भावज की किसी बात पर झगड़ा हुआ। जन्नत ने भाभी को कुछ सख्त बात कह दी, जिस पर भावज ने जवाबन इसे यार के साथ भागने और इसकी बच्चियों को नाजायज करार देने का ताना दे दिया। जन्नत को तैश आ गया। वो भावज के गले पड़ गई और कहा, मेरे बच्चे अगर नाजायज है तो तुम्हारे भी। इसी वक्त इसका भाई घर में दाखिल हुआ। इसने गुस्से में डंडा उठाया और बहन के सर पर जोर से दे मारा। चोट इतनी शदीद थी कि वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। इसका बाप इसे अस्पताल ले आया, मगर वो होश में ना आ सकी। कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद वो इसी हालत में फोत हो गई। सलमान को तो इसकी बेटियां वापस मिल गई। इसने मुआहदे के मुताबिक गाड़ी वालों को बकिया रकम भी अदा कर दी, लेकिन बच्चियों को दोबारा ना माँ की शक्ल देखनी नसीब हुई और ना वरील को कभी दोबारा जन्नत मिल सकी, क्योंकि वो तो मनो मट्टी तले दफन हो चुकी थी। हालांकि उम्र भर वो सिर्फ एक जन्नत जैसा घर चाहती रही और इसी की तलाश में भटकती रही।